हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है भाग 5 में। तो भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक का चर्चा किया गया है, जिसमें एक है सर्वोच्च न्यायालय। अब बात करते हैं भाग 3 की। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। क्या चीज़ की चर्चा की गई है? मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? नीति निर्देशक तत्व की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 124 में। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 123 की। तो अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। तो अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति वीटो शक्ति का पावर का यूज कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को वीटो शक्ति पावर उपलब्ध है। बात करते हैं 143 की। तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो आपका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इसमें 7 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। जो मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से, देखिए, राष्ट्रपति अपने से नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 के 2 में दिया गया है। यानी इसकी चर्चा किस में है? तो 124 के 2 में इसकी चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली गई है। अमेरिका से बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के उपबंध लिए गए हैं। बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
तो आपका राइट आंसर है संसद के पास, यानी संसद के पास उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का पावर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई भी एक। आपको बता दें कि 3 नियम दिए गए हैं, इस 3 नियम में से कोई भी एक हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। देखिए पहला नियम क्या है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। दूसरा कहता है कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता रह चुका हो। और तीसरा कहता है कि वह एक परंपरागत विधिवेत्ता हो, यानी राष्ट्रपति की नज़र में बहुत बड़ा वो विधिवेत्ता हो, कानून का ज्ञाता हो। तो इस तरह 3 विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी न्यूनतम आयु सीमा की कोई जिक्र संविधान में नहीं की गई है। अब बात करते हैं 25 वर्ष की। तो 25 वर्ष में कहा गया है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी लोकसभा का निर्वाचन होने के लिए आपका 25 वर्ष होना जरूरी है। बात करते हैं 30 वर्ष की। तो 30 वर्ष में कहा गया है कि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और 35 वर्ष में कहा गया है कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायर की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 65 वर्ष। बात करते हैं 62 वर्ष की। तो 62 वर्ष हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को साबित कदाचार के आधार पर कौन हटा सकता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर ही राष्ट्रपति हटाएंगे, यानी राष्ट्रपति स्वयं नहीं हटा सकते हैं। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर ही राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर है यशवंत सिंह चंद्रचूड़। तो यशवंत सिंह चंद्रचूड़ सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्य न्यायाधीश बनने वाले थे। इसका कार्यकाल 1978 से लेकर 1985 तक था, यानी यह कुल 7 वर्ष मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर है कमल नारायण सिंह। तो कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे। यह सिर्फ 17 दिन ही, मात्र 17 दिन ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में PIL लोकहित मुकदमा लाया गया था? तो आपका राइट आंसर है PN भगवती। तो PN भगवती के समय में ही PIL यानी लोकहित मुकदमा लाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 129 में। तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। बात करते हैं अनुच्छेद 132 की। तो अनुच्छेद 132 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 132 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 132 में की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 137 की।
तो अनुच्छेद 137 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विचार संबंधी अधिकार दिया गया है। बात करते हैं 143 की। तो अनुच्छेद 143 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास एक परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर है कि अनुच्छेद 32, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वह 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है 5 प्रकार की वो रीट जारी कर सकता है। वो 5 कौन कौन से हैं सो देख लेते हैं। पहला में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है परमादेश। तीसरा आपका है प्रतिषेध। चौथा क्या है आपका? अधिकार परीक्षा। और पांचवा है आपका उत्प्रेषण। यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर है कि वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है? आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 137। यानी अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। बात करते हैं अनुच्छेद 125 की। तो अनुच्छेद 125 में कहा गया है कि न्यायाधीशों का वेतन की चर्चा है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन की चर्चा 125 में किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 127 की। तो अनुच्छेद 127 कहता है, इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान की चर्चा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के वो कौन सा मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं? तो आपका राइट आंसर है एम हिदायतुल्ला। यानी एम हिदायतुल्ला ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से मिलता है? तो आपका राइट आंसर है संचित निधि से। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि से मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपका राइट आंसर है 34। यानी वर्तमान में अभी 34 है, यानी 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर है हीरालाल जेकानिया। यानी हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका राइट आंसर है फातिमा बीबी। तो आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश, यहाँ मुख्य न्यायाधीश नहीं है, यहाँ न्यायाधीश है। तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। बात करते हैं लीला सेठ की। तो लीला सेठ हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। लीला सेठ क्या थी? तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। लेकिन फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो आपका राइट आंसर है केशवानंद भारती मामला। इसमें कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसमें आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनहित याचिका यानी PIL कहाँ दायर की जा सकती है?
तो आपका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। तो जनहित याचिका यानी PIL हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो आपका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? तो आपका राइट आंसर है ब्रिटेन। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले सर्वोच्च न्यायालय के सभी कार्य को प्रीवी काउंसिल द्वारा किया जाता था, यानी कोई भी मुकदमा, कोई भी कानूनी प्रक्रिया, कुछ भी हो, वो सर्वोच्च न्यायालय से पहले प्रीवी काउंसिल द्वारा देखरेख किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आपका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करते हैं राजीव कुमार की। तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो राजीव कुमार क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त। बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। बात करते हैं KK वेणुगोपाल की। तो KK वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यायवादी पद पर आसीन हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।